नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा पलटवार। राहुल बोले, मोदी जी आप शर्म की बात करते हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मोदी जी आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। एप्स्टीन फाइल्स में आपका, आपके मंत्री और आपके मित्र का साथ में नाम आना, ऐसे घिनौने अपराधी के साथ आपका नाम जुड़ा होना, ये शर्म की बात है। आपने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है, जिसमें आपने देश को बेच दिया, ये शर्म की बात है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, ये शर्म की बात है। राहुल ने कहा कि पूरा देश जानता है अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस ने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि वो बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। 14 महीनों से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये शर्म की बात है। मोदी जी आप अपने मित्रों अनिल अंबानी, अडानी और अपने लिए जो उचित समझे वो कीजिए। मैं और कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर देश की रक्षा करते रहेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उसने दिल्ली में हुए वैश्विक एआई इम्पैक्ट समिट को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। पीएम मोदी ने कहा था कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने विदेशी मेहमानों के सामने शर्टलेस विरोध कर देश की बदनामी की। मोदी ने कहा कि यह बीजेपी नहीं बल्कि राष्ट्र का कार्यक्रम था और कांग्रेस देश की सफलता पचा नहीं पा रही है। ईरानियों को फोन पर मिला अलर्ट। रिपोर्ट, यूएस प्रेसिडेंट एक्शन लेने वाले आदमी हैं, इंतजार करो और देखो। ईरान में तनाव तेज हो गया है। सोमवार को हजारों लोगों के फोन पर फारसी भाषा में एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कार्रवाई करने वाले आदमी हैं, इंतजार करो और देखो। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह संदेश ऐसे समय आया है जब ट्रंप ने तेहरान पर सीमित सैन्य कार्रवाई पर विचार करने की बात कही है। दोनों देशों के बीच गुरुवार को जिनेवा में बातचीत प्रस्तावित है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कूटनीतिक समाधान की उम्मीद जताई, लेकिन हमले की स्थिति में कड़ा जवाब देने की भी चेतावनी दी। इस बीच लेबनान में अमेरिकी दूतावास ने एहतियातन कुछ स्टाफ हटा लिया है। ईरान ने कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उपयोग के लिए है, जबकि पश्चिमी देश उस पर परमाणु हथियार बनाने का शक जताते हैं। जेएनयू में वीसी की टिप्पणियों पर बवाल। प्रदर्शन के दौरान झड़प और पत्थरबाजी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उप कुलपति संतिश्री धुलीपुड़ी पंडित की कथित जातिवादी टिप्पणियों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रविवार रात को करीब 100 से ज्यादा छात्रों ने साबरमती टी पॉइंट से वीसी आवास तक मार्च निकाला और इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी और 2 छात्र गुटों में झड़प हुई। प्रशासन ने कहा कि कुछ छात्रों ने अकादमिक भवनों को लॉक किया और केंद्रीय लाइब्रेरी में घुसकर अन्य छात्रों को विरोध में शामिल होने के लिए मजबूर किया। लेफ्ट से जुड़े संगठनों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी ने पहले पत्थर फेंके, जबकि एबीवीपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने महिला छात्राओं पर हमला किया। विवाद की जड़ 16 फरवरी को दिए गए पॉडकास्ट इंटरव्यू की टिप्पणियां हैं, जिनमें वीसी ने यूजीसी की नई इक्विटी रेगुलेशंस को अनावश्यक, अतार्किक और वोकिज्म का उदाहरण बताया था। उन्होंने कहा था कि आप हमेशा पीड़ित बनकर या पीड़ित कार्ड खेलकर आगे नहीं बढ़ सकते। ये ब्लैक्स के लिए किया गया था, यहाँ दलितों के लिए भी वही चीज लाई गई है। वहीं छात्र संघ ने इसे दलितों और पिछड़ों के खिलाफ अपमानजनक बताया। हालांकि वीसी ने सफाई दी कि उनकी बातों को गलत संदर्भ में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कैंपस में हालात फिलहाल सामान्य बताए जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा को मिली बम से उड़ाने की धमकी। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पर्सनल ईमेल पर दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली विधानसभा के आधिकारिक एक्स हैंडल से इसकी जानकारी दी गई। साथ ही कहा गया कि इस बारे में संबंधित सुरक्षा विभाग को भी बताया गया है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई। इससे पहले राजधानी के धोला कुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल और लोधी रोड के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले। हालांकि तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। पूर्व बीजेपी सांसद जौनपुरिया के कंबल वितरण वीडियो पर विवाद। मुस्लिम महिला को कंबल देने से किया मना। बीजेपी नेता और राजस्थान के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया एक वीडियो को लेकर विवादों में घिर गए हैं। वीडियो में वह टोंक जिले में कंबल बांटने के कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला से उसका नाम पूछते हैं और कथित तौर पर उसे कंबल ना देने को कहते सुनाई देते हैं। वह यह भी कहते दिखते हैं कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं उन्हें कंबल लेने का अधिकार नहीं है।
इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट और विपक्ष के नेता टीकाराम चुली ने इसे धर्म के आधार पर भेदभाव बताते हुए इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के इंसानियत के नजरिए और संवेदनशीलता की व्याख्या में दया की बजाय नफरत साफ दिखती है। एक गरीब जरूरतमंद महिला को कंबल से दूर रखना और उसका अपमान करना बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि यह घटना रविवार दोपहर को कंबल बांटने के एक इवेंट में हुई। वहां मौजूद कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि शुरू में महिलाओं को कंबल दिए गए थे, लेकिन बाद में उनकी धार्मिक पहचान पता चलने के बाद वापस ले लिए गए। बता दें कि 68 वर्षीय जौनपुरिया 2014 से 2024 तक टोंक सवाई माधोपुर से सांसद रहे हैं और 2024 का चुनाव हार गए थे। जय मां काली के साथ बंगाल में मोदी की नई चुनावी रणनीति। बंगाल को पत्र लिखकर मांगा सेवा का मौका। राम से काली तक बंगाल में बीजेपी का बदला सियासी संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के वोटरों को पत्र लिखकर देवी काली का आह्वान किया है और राज्य की सेवा करने का अवसर मांगा है। चुनाव से पहले आए इस पत्र को भाजपा घर घर पहुंचा रही है। बांग्ला में लिखे संदेश की शुरुआत जय मां काली से की गई है, जिसे पार्टी की रणनीति में बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि अब तक जय श्री राम बीजेपी का प्रमुख नारा रहा है। पत्र में मोदी ने बंगाल की आर्थिक गिरावट, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और 60 वर्षों के कुशासन व तुष्टीकरण का जिक्र किया। उन्होंने केंद्र की योजनाओं, जन धन, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और कृषि लाभ का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार पर इन्हें लागू न करने का आरोप लगाया। भाजपा इसे बंगाल की स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव और महिला वोटरों तक पहुंच की रणनीति के रूप में देख रही है। एसआईआर के बाद तमिलनाडु की फाइनल वोटर लिस्ट जारी। 74 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के बाद तमिलनाडु की फाइनल वोटर लिस्ट सोमवार को राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अर्चना पटनायक ने जारी की। नई लिस्ट के अनुसार 27 अक्टूबर 2025 तक 6.41 करोड़ रहे वोटरों की संख्या घटकर 23 फरवरी 2026 को 5.67 करोड़ रह गई है, यानी 74 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। लिस्ट में 2.7 करोड़ पुरुष, 2.8 करोड़ महिलाएं और 7,617 थर्ड जेंडर वोटर शामिल हैं। चेंगलपट्टू जिले की शोचिंग नल्लूर सीट पर सबसे अधिक 5.36 लाख और हार्बर सीट पर सबसे कम 1.16 लाख वोटर हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि असंतुष्ट वोटर नाम जुड़वाने या हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन की अगुवाई पर बहस तेज। इंडिया गठबंधन की अगुवाई को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। उदयनिधि स्टालिन ने कोयम्बटूर में कहा कि उनके पिता एमके स्टालिन पूरे देश को दिशा देने वाले नेता हैं और बीजेपी के खिलाफ लोकतांत्रिक लड़ाई उनकी अगुवाई में लड़ी जानी चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया है जब डीएमके कांग्रेस के साथ तमिलनाडु चुनाव के लिए सीट बंटवारे की तैयारी कर रही है। इससे पहले ममता बनर्जी का नाम भी गठबंधन की कमान के लिए सामने आया था। पूर्व कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने भी स्टालिन को सबसे उपयुक्त बताया, जबकि कांग्रेस ने उनके बयान से दूरी बना ली। वहीं राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बताते हुए उमर अब्दुल्ला ने उनका समर्थन किया और कहा कि नेतृत्व पर फैसला मिलकर होगा। गठबंधन में नेतृत्व को लेकर चर्चाएं जारी हैं। मणिपुरी फिल्म बूंग ने जीता बाफ्टा अवार्ड। ममता बनर्जी ने जताई खुशी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मणिपुरी भाषा की फीचर फिल्म बूंग को बाफ्टा अवार्ड 2026 में अवार्ड मिलने पर खुशी जताई है। इस फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का खिताब जीता है और इस कैटेगरी में सम्मान पाने वाली यह पहली भारतीय फिल्म बन गई है। ममता बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद बूंग ने इतिहास रचा है और पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम और कलाकारों को बधाई दी। यह फिल्म एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है, जो फरहान अख्तर से जुड़ा प्रोडक्शन हाउस है। फिल्म का निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है। बूंग की इस उपलब्धि को भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। भारत सरकार ने जारी की एंटी टेरर पॉलिसी प्रहार। देश पानी, जमीन और हवा में आतंकवादी खतरों का सामना कर रहा। गृह मंत्रालय। भारत सरकार ने पहली एंटी टेरर पॉलिसी जारी की है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई पॉलिसी का नाम प्रहार है। इसके मुताबिक भारत ने कभी आतंकवाद को किसी धर्म, जाति, देश या संस्कृति से नहीं जोड़ा। सरकार की एंटी टेरर पॉलिसी में कहा गया है कि देश पानी, जमीन और हवा में आतंकवादी खतरों का सामना कर रहा है। भारत की ओर से जारी की गई पॉलिसी में क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद, क्रिमिनल हैकर्स और साइबर हमले का जिक्र है। सरकार की ओर से जारी दस्तावेज के मुताबिक आतंकवाद रोधी रणनीति प्रहार इन सिद्धांतों पर आधारित है। आतंकवादी हमलों को रोकना,
खतरे के हिसाब से तेज और सही जवाब देना, सभी सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, मानवाधिकार और कानून के नियमों के तहत कार्रवाई, कट्टरपंथ और अतिवाद को रोकना, दुनिया के साथ मिलकर आतंकवाद पर कार्रवाई और समाज की मदद से तेजी से सुधार। अमेरिका ईरान वार्ता पर मसूद पेजेश्कियन ने दिया उम्मीद का संकेत। जीरो एनरिचमेंट पर अड़े डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने 22 फरवरी 2026 को कहा कि अमेरिका के साथ हालिया बातचीत में प्रैक्टिकल प्रस्तावों का आदान प्रदान हुआ है और कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं, लेकिन ईरान हर स्थिति के लिए तैयार है। यह बयान तब आया जब ओमान के विदेश मंत्री ने 26 फरवरी को जिनेवा में तीसरे दौर की वार्ता की पुष्टि की। वहीं अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जीरो एनरिचमेंट की सख्त रेड लाइन तय की है और अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम हटाने की मांग की है। अमेरिका ने क्षेत्र में फाइटर जेट, वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हैं तथा समझौता न होने पर बल प्रयोग की चेतावनी दी है। बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने भी हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि कोई भी समझौता संतुलित और आपसी सम्मान पर आधारित होना चाहिए। कांग्रेस का दावा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई को बताया सत्ता का साफ दुरुपयोग। कांग्रेस ने दावा किया है कि इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह कार्रवाई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के बाद की गई। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में टी शर्ट उतारकर और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा कि विरोध करना लोकतंत्र का बुनियादी अधिकार है, कोई अपराध नहीं। यूथ कांग्रेस के सदस्य शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, बिना किसी उकसावे या हिंसा के। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिसे मोदी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकी। कांग्रेस ने पुलिस की इस कार्रवाई को सत्ता का साफ दुरुपयोग और असहमति की आवाज दबाने की कोशिश बताते हुए हिरासत में लिए गए सभी लोगों की तुरंत रिहाई और आरोप वापस लेने की मांग की है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस पर लगाए गंभीर आरोप, बोले कि उन्हें हटाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्ला अखबार कलेर कोंथो को दिए इंटरव्यू में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद बनी अंतरिम सरकार ने उन्हें हटाने की कोशिश की और 2 बार उनके विदेश दौरे रद्द कर दिए। शहाबुद्दीन ने दावा किया कि उन्हें बांग्लादेश अमेरिका ट्रेड डील की जानकारी भी नहीं दी गई। उन्होंने 22 अक्टूबर 2024 की उस रात को डरावनी बताया जब भीड़ ने बंग भवन घेर लिया था। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और सेना प्रमुखों का समर्थन मिला। उन्होंने मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भी तारीफ की। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.